नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों में सबसे पहले आज आजमगढ़ और कौशाम्बी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने 2024 की हुंकार भरी और कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। दूसरी खबर में निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों की जमानत राशि भी तय हो गई है। अब तारीखों का इंतजार है। तीसरी खबर क्या है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि तीसरी खबर में मुलायम पर टिप्पणी करने वाले राम कथावाचक संतराम भद्राचार्य पर केस दर्ज हो चुका है। चौथी खबर में आकांक्षा की मौत मिस्ट्री में मुख्य आरोपी समर सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पांचवी खबर भी आपको जल्दी से बता देते हैं। पांचवी खबर है कि अयोध्या के लिए सीएम शिंदे की सेना ट्रेन से रवाना हो चुकी है। छठी खबर आपको बताते हैं कि लखनऊ के कारोबारी के साथ देवरिया में मारपीट की गई है। और इन खबरों को हम विस्तार से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ आज उत्तर प्रदेश में बड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने कौशाम्बी और आजमगढ़ से 2024 का शंखनाद किया और इस दौरान उन्होंने कौशाम्बी को 612 करोड़ रुपए की सौगात दी। तो उसके बाद आजमगढ़ को 4583 करोड़ की 117 परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इसमें 152 करोड़ की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण और 4431 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 1358 करोड़ की पेयजल योजनाएं शामिल हैं। खास बात यह रही कि यहीं पर पूर्वांचल के पहले सरकारी संगीत महाविद्यालय के हरिहरपुर में आधारशिला रखी गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। ये दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे। आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्देशन पत्रों की जमानत राशि तय हो चुकी है। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कि महापौर के सामान्य पदों के लिए 1000 रुपए का फॉर्म और 12,000 रुपए की जमानत राशि देनी होगी। वहीं मेयर पद के लिए SC ST OBC के लिए 500 का फॉर्म और 6000 रुपए की जमानत राशि देनी होगी। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के सामान्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए का फॉर्म और 8000 रुपए की जमानत राशि देनी होगी। वहीं पालिका अध्यक्ष के लिए SC ST OBC के लिए 250 रुपए का फॉर्म और 4000 रुपए जमानत राशि देनी होगी।
राम कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बयान देते हुए कहा है कि मरे मुलायम काशीराम फिर से बोलो जय श्री राम। रामभद्राचार्य के बयान पर सपाइयों और बसपाइयों में काफी आक्रोश है। तो सपाइयों ने आगरा के सदर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बसपा संस्थापक कांशीराम का अपमान किया है। चित्रकूट से तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ सपाइयों ने आगरा में तहरीर दी है। आगरा की कोठी मीना बाजार में जो घटना हो रही है उसमें आए हुए भगवताचार्य जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग दलित पिछड़ों के नेता जिन्हें सरकार ने भी सम्मानित किया है पद्म भूषण से उनके खिलाफ और दलित पिछड़ों के नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब के खिलाफ जिस तरह का नारा लगाकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उससे दलित पिछड़ों में और समाजवादी पार्टी की विचारधारा मानने वाले लोगों में बहुत ही आक्रोश है। उनकी सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है उसको लेकर के आज हम सदर थाने में आए हैं। तो आगरा में एसपी छात्र सभा द्वारा स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है उसको लेकर जमकर नारे हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ। दीवानी चौराहे पर स्थित भारत माता की मूर्ति के पास बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। वहीं सपा छात्र सभा के नेता अमित यादव ने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य बीजेपी के एजेंट हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। वो एक कथावाचक हैं, वो राजनीतिक बातें न करें। वहीं सपा छात्र सभा द्वारा यज्ञ कर ईश्वर से कामना की गई कि प्रभु ईश्वर स्वामी रामभद्राचार्य को बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रामभद्राचार्य जी जो भागवत जैसे पवित्र मंदिर में और माननीय नेताजी के बारे में जो शब्द कहे हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव व काशीराम जी, मरे मुलायम सिंह काशीराम और जोर से बोलो जय श्री राम। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अभद्र जो कमेंट किए जा रहे हैं, एक साधु संत जिन्हें महात्मा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अगर वही ये सब चीजें करेगा तो क्या होगा, क्या हमें सीख देना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं माननीय नेताजी का अपमान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेताजी को पद्म भूषण देने का काम कर रही है और दूसरी तरफ ये अपमान देने का काम कर रही है। रामभद्राचार्य ने आगरा में एक बयान के दौरान कहा था कि अपना बयान उन्होंने दिया था जिसमें मुलायम और काशीराम का जिक्र उन्होंने किया था और इस बयान पर एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। हम वो बयान आपको सुनवाते हैं। मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो, मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो, मरे मुलायम काशीराम। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का बहुत महत्व है। 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विधायकों और सांसदों के साथ राम की नगरी अयोध्या आ रहे हैं। और इससे पहले आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिर्फ सैनिकों के लिए एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना की है, जो एकनाथ शिंदे के आगमन से पहले अयोध्या में मौजूद रहेंगे। 9 अप्रैल को अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री शिंदे रामलला के दर्शन करेंगे और सरयू नदी के तट पर आरती भी करेंगे। उनके अयोध्या दौरे को लेकर अयोध्या प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद ये उनका ये पहला अयोध्या दौरा होगा। इससे पहले वो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट के सदस्य के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ अयोध्या आए थे। आगे बढ़ते हैं। एनएसए अजीत डोभाल मां विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिर्जापुर के अधिकारियों से विंध्य कॉरिडोर को लेकर भी जानकारी ली। इसके साथ ही विंध्याचल कॉरिडोर को लेकर अजीत डोभाल ने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की है। और वहीं लखनऊ के कारोबारी से मारपीट मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय हो चुके हैं। धारा 364 के तहत आरोप तय हुए हैं। कड़ी सुरक्षा में उमर को पुलिस कोर्ट से लखनऊ जेल ले गई। साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक पेश हुआ था। देवरिया जेल में रहते हुए लखनऊ के एक व्यापारी का अपहरण और उसके साथ पिटाई के मामले में माफिया अतीक और उसके बेटे उमर की आज लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई थी।
आज जिला कारागार लखनऊ से मोहम्मद उमर को तलब किया गया था। आज सीबीआई वेस्ट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने थे, तो उन पर 147, 149, 329, 364 ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506 और 120 भी आईपीसी में उन पर चार्ज फ्रेम किया गया है। और उनके फादर अतीक अहमद को साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश किया गया था। क्या अतीक अहमद पर भी इन्हीं धाराओं में चार्ज फ्रेम हुआ है? जी, इन्हीं धाराओं में चार्ज फ्रेम किया गया। तो जैसे 364 ए के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है, तो ये एफआईआर में क्या धारा शामिल थी या विवेचना के दौरान आई है? देखिए, ट्रायल का पार्ट है कि वो मृत्युदंड का प्रावधान है। अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू हुआ है। नहीं, ये धारा एफआईआर में नहीं दिख रही थी। सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेट किया गया होगा उसमें लाए होंगे उसको चार्जशीट में, विवेचना के दौरान बढ़ाई गई। तो इस धारा में सजा का प्रावधान अगर आप बता दें। सजा का प्रावधान है 364 ए में, लेकिन 364 ए को पहले एजेंसीज की तरफ से उसको साबित करना पड़ेगा, ट्रायल चलेगा, उसके बाद बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बरेली के केंद्रीय कारागार में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को आज शुक्रवार को बरेली की कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। तो कोर्ट ले जाने की प्रक्रिया के दौरान अशरफ की धड़कनें बढ़ गईं, उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया, कभी लो होने लग गया और इस वजह से कोर्ट वो नहीं ले जाया जा सका। आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में अशरफ की पेशी होनी थी। अशरफ को कोर्ट ले जाने के लिए आई पुलिस वापस लौट गई। अशरफ की बहन आयशा और पत्नी जैनब फातिमा भी बरेली पहुंची थी और पत्नी और बहन ने अशरफ के फेक एनकाउंटर की आशंका भी जाहिर की थी। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने अशरफ के जान को खतरा भी बताया था। और वही भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में पुलिस आरोपी सिंगर समर सिंह से पुलिस की गिरफ्त में है और एडिशनल कमिश्नर ने बताया है कि गाजियाबाद पुलिस की मदद से ही समर सिंह को पकड़ा जा सका है, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। गाजियाबाद कोर्ट में पेश करने के बाद समर सिंह की ट्रांजिट रिमांड मिली है और अब कल यानी शनिवार को आरोपी समर सिंह के कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने समर सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी के कमरा नंबर 1304 से गिरफ्तार किया है। ये घटना के बाद से ही वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। उसी के क्रम में गाजियाबाद से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि उसके वहां होने की, छिपे होने की संभावना है। इस आधार पर हमारी टीम वहां लगी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। वहीं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दोषी को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। कैसे याद करते हैं आकांक्षा दुबे को? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। मेरे साथ कितना गाना की है और मेरे साथ एक फिल्म भी की है। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है और हमारे परिवार की एक सदस्य हमारे बीच नहीं है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ये दुखद घटना है। और हम तो यही कहेंगे कि क्या बोला जाए, इस पे हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बस यही बोलेंगे कि हमारा पूरा समाज दुखी है, हम भी दुखी हैं। पर्टिकुलर किसी एक का नाम लेके कुछ बोल नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, बट ये जांच का विषय है और मैं प्रशासन से निहोरा करूंगा, गुहार करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जांच का विषय है, इसको
बढ़िया से जांच किया जाए। अगर हाँ कोई दोषी है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। आरसी रिकवरी की कवायद भी अब ज्यादा तेज हो गई है। करोड़ों रुपए बकाया होने के चलते ख्यालटेक बिल्डर के खिलाफ ढोल बजवाकर मुनादी की कार्रवाई की गई। अनाउंसमेंट भी कराया गया है। बिल्डर को चेतावनी दी गई है कि बकाया जमा न होने पर बिल्डर की गिरफ्तारी होगी। मुनादी के समय एसडीएम, तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। खबर प्रयागराज से है, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे पर बम से जानलेवा हमला हुआ है। बमबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कार के अंदर होने की वजह से बीजेपी नेता का बेटा और उसका दोस्त बच गया। घटना जुंसी के आवास विकास कॉलोनी की है। बीजेपी की महिला नेता विजयलक्ष्मी चंदेल के बेटे की कार पर बदमाशों ने 2 बार बम फेंका। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे तस्वीरों को देखकर, घटनाक्रम को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे ये पूरा हमला हुआ है। कुछ दिन पहले पुलिस कांस्टेबल के बेटे और बीजेपी नेता के बेटे के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, विवाद हो गया था। कांस्टेबल और उसके बेटे ने बीजेपी नेता के घर जाकर माफी भी मांगी थी। फिलहाल बमबाजी के बाद बीजेपी नेता ने झूसी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बाइक से सवार 2-3 लोग की, उसमें 3-3 बच्चे हैं। गाड़ी पे गए हैं, गाड़ी के सामने से ही, और फिर लौट के आए हैं तो बम मार दिए हैं। इन्होंने एक कसर भी नहीं छोड़ा है हमारे बेटे का जान लेने के लिए। क्या रंजिश है ये पुलिस पता लगाए। और अब खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर कल्याणपुर सीएससी में बच्चा चोरी होने से हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी खंगालने पर एक फुटेज सामने आया जिसमें एक महिला बच्चे को वार्ड से उठाकर ले जाती हुई नजर आई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुट गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महेश कुमार और उनकी पत्नी के द्वारा थाना कल्याणपुर पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो है उनकी कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर में एक बच्ची की डिलीवरी हुई थी, जिसको एक अज्ञात महिला द्वारा जो है धोखे से जो है लेके गायब हो गई है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त है। अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। थाना की टीम एक रवाना है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।